हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये पहला लेक्चर हमारा बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पर ही आज फिर आप सभी के मैं लेकर आया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है, बहुत ही बेहतरीन वे में चीज़ें पीपीटी पर हम पढ़ेंगे। अभी तक हमें लिखना पड़ता था, लेकिन अब सिस्टमेटिक थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड का बिल्कुल डिजिटली यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल पहली स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ाया था और जैसा कि आपको बिल्कुल सामने दिख रहा है कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था अपने क्लासेस में, और उसके बारे में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ भी चुके थे। ये नो डाउट हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, बस रिकवर करने के लिए, एक बार फास्ट वे में रिकैप करने के लिए क्या ज़बरदस्त कंटेंट है आइए दिखाता हूँ। तो हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किए थे। ये हमारा मेन टॉपिक है जिस पर हम कंप्लीट पीपीटी पर डिस्कशन करने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डीप स्टडी, ठीक, क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए है और प्योरली हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए है। बहुत स्मॉल मिस्टेक है, थोड़ा सा है, समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए स्टार्ट करते हैं अपना पीपीटी का पहला स्लाइड। और देखिए यहाँ पर ये टॉपिक हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, फास्ट वे में चलते हैं। जो टॉपिक पढ़ाया हूँ वहाँ पर टाइम देने का कोई बहुत खास मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें हम किसी अन्य आवेश को लाने पर विद्युत बल का अनुभव करते हैं। याद करिए मैंने पढ़ाया था कि जो हमारा आवेश होता है इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो नो डाउट ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि यदि हम आवेश के चारों तरफ कुछ रखें, यदि हम आवेश के चारों तरफ कुछ रखें, जैसा कि आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, जब हम इसमें किसी अनदर आवेश को ले आते हैं तो ये विद्युत बल का अनुभव करता है। ये इसका सबसे बड़ा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जब हम यहाँ पर किसी तीसरे आवेश को रखते हैं। लेट सपोज दिस इज परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। जब हम विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी अन्य आवेश को लाते हैं तो वो विद्युत बल का अनुभव करता है, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र। आप ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, आवेश के आसपास का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है जो मैं दिखा दे रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ये न्यूटन लिखा हुआ है, ये न्यूटन लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और यह एक सदिश राशि होती है जहां पर परिमाण एवं मात्रक दोनों पाए जाते हैं। तो ये भी पॉइंट आपके लिए क्लियर, बिल्कुल याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक याद रखो। और इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक याद रखिएगा वोल्ट पर मीटर होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैं पॉइंट को रिलेट कर दे रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो रट्टा मार लीजिए, इसीलिए देखिए मैंने रेड से बैकग्राउंड को रंग दिया है, वोल्ट पर मीटर। V/m का मतलब है वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं, जस्ट आगे जो टॉपिक पढ़ा दिया हूँ आगे चलते हैं। विद्युत बल रेखा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, विद्युत बल रेखा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो याद रखिएगा विद्युत बल रेखा के बारे में सबसे पहले बताया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और विद्युत बल रेखा होती क्या है, विद्युत बल रेखा क्या होती है, तो आइए जरा देखते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के चलने की दिशा को क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र की दिशा कहते हैं। बहुत ध्यान से देखो क्या कहा है, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक वक्र होती हैं, विद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक वक्र होती हैं जो परीक्षण आवेश के गति की दिशा को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। वही चीजें लिखा है। जब हम विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रखते हैं, ये देखिए एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को रखते हैं तो इसके चलने का जो मार्ग है, चलने का मार्ग, चलने का मार्ग, यही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहलाता है। सेम उसी पॉइंट को
विद्युत बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक वक्र होती हैं जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश, ये जितने शब्द बार बार आ रहे हैं, स्वतंत्र एकांक आवेश, स्वतंत्र धनावेश, इन सब का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक है, दैट इज परीक्षण आवेश। इन सब का सीधा सा इकलौता एक कॉन्सेप्ट है, परीक्षण आवेश। एकांक आवेश कहो तो भी सेम चीज, धनावेश कहो तो भी सेम चीज, परीक्षण आवेश कहो तो भी सेम चीज। अब हम जरा सबसे लास्ट वाला नोट पढ़ लेते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को परिभाषित करती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आसान शब्दों में तुम ये भी तो कह सकते हो, मैंने नहीं लिखवाया था, ऐसी बल रेखा जो विद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। मैंने नहीं लिखवाया नोट्स, जरा सोचो, जाके देखो ग्रीन बोर्ड पर, मैंने पढ़ाया है चौक से, कि ऐसी रेखा जो विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करती है, दैट इज कॉल्ड विद्युत बल रेखा। तो वही तो हमने लिखा है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं, परिभाषित करती हैं। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, बस रिपीट कर रहा हूँ। विद्युत बल रेखाओं की विशेषता क्या होती है, व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार। ये धनावेश से शुरू होती हैं एवं ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, लेकिन ये बंद पास नहीं बनाती, मैंने बताया है, लेकिन ये बंद लूप नहीं बनाती, ठीक है, बंद पास नहीं बनाती। याद रखिएगा, विद्युत बल रेखा कभी भी बंद पास नहीं बनाती। इट नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, इट नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, ये देखिए, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक के सतह के लंबवत निकलती हैं या लंबवत होती हैं, किसी भी मेटल बॉडी के परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद करो, मैंने पढ़ाया था, जब हम धनावेश लेते थे तो इसके परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। इट मीन्स किसी भी सतह के परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आगे चलिए देखते हैं। विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, दैट इज द पॉइंट नंबर 4। विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी रेखा, कौन सी, टेंजेंट लाइन, उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अगला पॉइंट, जहां बल रेखाएं सघन होती हैं, मतलब पास पास, ये देखिए, विद्युत बल रेखाएं जहां सघन होती हैं वहां पर तीव्रता अधिकतम होती है, एवं जहां बल रेखाएं विरल होती हैं, मतलब दूर दूर, विरल का मतलब होता है दूर दूर और सघन का मतलब होता है पास पास। तो जहां बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां तीव्रता अधिक होगा, एवं जहां बल रेखाएं विरल होती हैं, इट मीन्स दूर दूर होती हैं, वहां तीव्रता क्या होगा, कम होगा। ये सब तो पढ़ाया हूँ। आइए नेक्स्ट पॉइंट फिर से रिपीट कर दिया है हमने जानबूझकर। विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्शी रेखा खींचकर उस पर हम दिशा को निकाल सकते हैं, दिशा को। बहुत स्पेशली मैंने ये पॉइंट पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, मैंने डायग्राम भी बनाया, ये देख लीजिए इन शॉर्ट में, मैं यहीं पर अभी डिस्कस करूँगा, हम लोग इस चौथे स्लाइड पर, तब तक ये देख लेते हैं। याद करो, मैंने लिखवाया था कि किसी भी बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्शी रेखा जब खींचते हो तो वो हमें क्या देता है, परिणामी तीव्रता की दिशा देता है। कहने का छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि यदि किसी बल रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्शी रेखा खींचते हो तो वो परिणामी तीव्रता की दिशा देगा। ये सारे कहानी एक तरफ और दिस इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इज एक तरफ, सारी कहानी एक तरफ। और ये देखिए, मैंने स्लाइड में ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में एकदम ज़बरदस्त पॉइंट लिखा है, आओ पढ़ के इसका मजा लेते हैं, पढ़ के चीज़ों को समझते हैं। विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं एकल धनावेश के कारण बहिर्मुखी होती हैं, बहिर्मुखी, बाहर के तरफ। फिर से पढ़ो, विद्युत क्षेत्र में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में बल रेखाएं धनावेश के कारण क्या होती हैं, बहिर्मुखी, बहिर्मुखी, बाहर की तरफ। अर्थात विद्युत बल रेखाएं धनावेश के केंद्र से निकलती हुई अनंत तक सीधी रेखा में प्रतीत होती हैं। याद करो, लिखवाएं ये पॉइंट।
अनंत तक निकलती हुई सीधी रेखा में प्रतीत होती हैं, जबकि विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं एकल ऋणावेश के कारण, ये देखो एकल ऋणावेश मतलब निगेटिव चार्ज के कारण अंतर्मुखी होती हैं। अंतर्मुखी मतलब अंदर की तरफ, अर्थात विद्युत बल रेखाएं आवेश के केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। सर इस बात का क्या मतलब है, एक बार और हमारे साथ पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा हूं। एकल धनावेश के कारण बहिर्मुखी, बहिर्मुखी मतलब बाहर की तरफ, अर्थात बल रेखाएं धनावेश के केंद्र से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। ये देखो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती हैं, जबकि एकल ऋणावेश के कारण अंतर्मुखी होती हैं। अंतर्मुखी मतलब अंदर की तरफ होती है, अंतर्मुखी, अर्थात बल रेखाएं केंद्र पर मिलती हैं। अब आओ मैं इसमें डायग्राम के वे में समझाता हूँ। याद करो क्या मैंने नहीं पढ़ाया था कि ये अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं, कुछ ऐसे बनती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनती हैं। इसी चीज को जो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी है वो कॉन्सेप्ट ये है, ये देखो ये कॉन्सेप्ट ये है। थोड़ा और डार्क कर देते हैं तो चीज़ें आपको और बेहतर समझ में आएंगी। ठीक, तो ये रहा हमारा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा हमारा निगेटिव चार्ज। अब देखिए, जस्ट अभी हमने पढ़ाया बहिर्मुखी का मतलब होता है प्लस चार्ज से बाहर की तरफ। ये देखो बहिर्मुखी का मतलब यही तो हमने पढ़ाया था डायग्राम में कि प्लस चार्ज से बाहर की तरफ होता है, प्लस चार्ज से बाहर की तरफ। और अंतर्मुखी का मतलब होता है अंदर की तरफ। ये ऐसे एरो लगा के हमने पढ़ाया था। याद करो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है, पढ़ाए थे कि नहीं? तो इसी को कहते हैं अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमने पढ़ाया था कि पॉजिटिव के कारण दूर होती है, दूर, अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज या फिर अलोंग अ लाइन, आवेश से दूर। दूर का मतलब बिंदु से शुरू होगा बहिर्मुखी, बहिर्मुखी बाहर की तरफ, और कहाँ तक जाता हुआ प्रतीत होगा, अनंत तक। और अंतर्मुखी का मतलब होता है कि अनंत से उस बिंदु की तरफ। ठीक, तो ये बेसिक मैंने डायग्राम बनाया है, ये छोटे छोटे डायग्राम आपके लिए क्लियर होंगे। आगे चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। ये भी हमने पढ़ाया है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आइए इसका भी जवाब हम अगले स्लाइड में आपको दे देते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न भी लिख दिया है, देख रहे हो, मैंने एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी लिख दिया है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, चूंकि यदि बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर बल रेखा की दो दिशाएं मिलेंगी, जो कि असंभव है। ये देख लो, यही तो मैंने जवाब दिया है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्योंकि यदि बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु, कटान बिंदु मतलब प्रतिच्छेदन बिंदु, प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत बल रेखा की दो दिशा होंगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। ये सब पढ़ाया हूँ। ये प्रश्न आता है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो थोड़ा सा इस पर पढ़ लेते हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए प्रतिच्छेदित नहीं करती क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर खींचा गया स्पर्शी रेखा उस बिंदु पर दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगा, जो कि हम जानते हैं कि दो बिंदु रेखाएं या दो बल रेखाएं मतलब असंभव है। दो दिशाएं क्या है, असंभव है। हमें लगता है ये पीपीटी मतलब लिखा गया है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इस पॉइंट का सिंपल से यही मतलब है, ये हल्का से यहाँ पर मिस्टेक, वैसे सही वे में आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया है उसमें बिल्कुल सही वे में गया हुआ है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मतलब ऑन स्क्रीन थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, लेकिन मैं इसको बोल दे रहा हूँ। ये पॉइंट मुझे याद है, बहुत खास इसमें नहीं है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, आइए डायग्राम में ही दिखा देते हैं। चलो देखो, ये देखो मैंने डायग्राम में याद करो पढ़ाया था कि अगर एक बल रेखा हम इसको कह दें दिस इज द नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और एक बल रेखा हम इसको कह दें दिस इज द नंबर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आपको मैंने पढ़ाया था जो ये प्रतिच्छेदन बिंदु है, प्रतिच्छेदन बिंदु, यहाँ पर टेंजेंट खींचो तो ये देखो टेंजेंट है E1 का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E1, और जो नीचे वाला टेंजेंट है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2।
तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि दो बलरेखाओं के काटने पर ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है इस पर दो दिशाएं मिल रही हैं। इस पर क्या मिल रही हैं? दो दिशाएं, जो कि असंभव है, जो कि इम्पॉसिबल है। प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो दिशाओं का मिलना असंभव है, क्योंकि बलरेखा की दिशा निश्चित होती है। क्योंकि बलरेखा की दिशा निश्चित होती है, प्लस से शुरू होगा और माइनस पर समाप्त हो जाएगा। प्लस से शुरू होगा और माइनस पर समाप्त हो जाएगा। तो ये फिक्स होने के कारण जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि बलरेखा कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने अपने डायग्राम में ये भी पढ़ाया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्स होता है, मैक्सिमम, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मिनिमम। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होता है। ये सारे पॉइंट हमने पढ़ाया। आगे के स्लाइड में चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड ये है, सबसे ज़्यादा, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड ये है। मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। बहुत ही हद से ज़्यादा निहायती इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हद से ज़्यादा आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए देखिए, विद्युत क्षेत्र में क्या क्या तुमको पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो बिंदु आवेश के कारण हमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा कि कोई पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाता है। देखो हेडिंग को पढ़ो, किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर तीव्रता क्या होगा, हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम यही पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र अगर है तो कितना है, और हमने इस फॉर्मूले को डिराइव करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F/Q0 फॉर्मूले से। याद करो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे कि वलय के कारण तीव्रता क्या होती है, वृत्ताकार वलय के कारण अक्ष के अनुदेश। देखो मतलब क्या गजब का, एक बार आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा महसूस करवाता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट का लेवल है। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझे, फिर अगेन हमने बताया कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, देखिए इस कॉन्सेप्ट में आप ध्यान से देखिए, विद्युत क्षेत्र क्या है मैंने एक स्लाइड में समाप्त कर दिया। फिर अगली स्लाइड कहती है कि विद्युत बलरेखा क्या है। भाई आवेश क्या बनाता है, चार्ज क्या क्रिएट करता है। चार्ज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो क्रिएट करती है, और क्या करती है, कुछ और थोड़ी ना करती है। तो चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र, तो हमने जाना कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। पहली स्लाइड ये देखिए, यहाँ से शुरू हुआ है कहानी, ये पहली स्लाइड है विद्युत क्षेत्र। फिर हमने अगली स्लाइड में देखा कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। फिर हमने अगली स्लाइड में देखा बल रेखा की विशेषता क्या होती है। फिर हमने देखा विद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होती है, ये देखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर हमने जाना कि एक क्वेश्चन बनता है कि दो बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती, तो ये प्रश्न याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो ये जवाब मैंने दे ही दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में क्या क्या पढ़ना है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमको इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं, मैंने स्लाइड में क्लियर कर दिया। तो किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होती है, बिंदु आवेश के कारण पढ़ाऊंगा, आज के क्लास में पढ़ाऊंगा। फिर समान रूप से वलय के कारण तीव्रता क्या होती है, मतलब चार्ज रिंग के कारण। फिर हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता क्या होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति, एक हम पढ़ते हैं अक्षीय स्थिति और दूसरा पढ़ते हैं निरक्षीय स्थिति। ये पॉइंट आपको याद होगा, तो थोड़ा सा मुझे कोरिलेट करने में बड़ी आसानी मिलेगी। ये दो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। फिर हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और गॉस की प्रमेय का सिर्फ आपको कथन पढ़ना है। कुछ लोग इसका डेरिवेशन पढ़ते हैं, डेरिवेशन नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में आप जाके देखो लिखा है कि गॉस की प्रमेय का प्रकथन बताओ, प्रकथन। ठीक,
फिर हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम का अनुप्रयोग। ये पहला अनुप्रयोग है गॉस थ्योरम का, ये दूसरा अनुप्रयोग है, ये तीसरा अनुप्रयोग है। हाल ही में सिलेबस अपडेट हुआ है और तीनों का तीनों अनुप्रयोग आपको फिर से पढ़ना है। तो अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ना है, फिर अनंत लंबाई के समतल चादर के कारण तीव्रता पढ़ना है, और फिर एक समान रूप से वलय के बाहर, वलय के केंद्र पर एवं वलय के पृष्ठ पर तीव्रता पढ़ना है। ये कहानी कुछ ऐसा है, आइए आपको दिखा देते हैं। ये है मान लो कोई गोला, कोई स्फेरिकल शेल, और इस पर धनावेश है। ये कोई खोखला गोला है, लेट सपोज कि ये कोई खोखला गोला है, ठीक है। इसी को कहते हैं गोली कोष। ये गोली कोष है, प्लास्टिक की बॉल है, खोखली बॉल है, प्लास्टिक की बॉल है। तो कहा है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ बताओ, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये बताओ, और ऑन द सरफेस क्या होगा ये बताओ। यही है आपका तीसरा डेरिवेशन, ये वाला। एक समान रूप से वितरित आवेशित खोल के भीतर, बाहर तथा पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगली स्लाइड में चलते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं। तो फिर क्या पढ़ेंगे, फिर विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा पीपीटी में वो दरअसल हमारी प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, तो मैं स्पष्ट लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक है। विद्युत फ्लक्स एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड है वो लिया नहीं है सही से, तो मैंने क्लियर कर दिया। ये विद्युत फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंग्लिश इसीलिए मैंने लिख दिया विद्युत फ्लक्स। फिर विद्युत द्विध्रुव, देखो विद्युत द्विध्रुव एकदम बढ़िया आया है, विद्युत द्विध्रुव। आगे हम पढ़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की स्टडी करेंगे, फिर इसका डिटेल कॉन्सेप्ट, फिर पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, और फिर पढ़ेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के कारण बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है। ये फॉर्मूला आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो टाउ बराबर होता है P क्रॉस E वेक्टर, P क्रॉस E वेक्टर, और आंसर होता है दैट इज PE साइन ऑफ थीटा, ठीक है। टाउ बराबर PE साइन ऑफ थीटा। तो ये डेरिवेशन हम पढ़ेंगे और फिर समझेंगे व्हाट इज द कपल फोर्स। बलयुग्म क्या होता है, इसको कपल कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं कपल। व्हाट इज कपल, हम इसके बारे में भी आपको पढ़ाएंगे। इतना टॉपिक अगर आप कवर कर लेते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। तो अपने स्लाइड पर मैं वंस अगेन आप सभी को एक बार और चीज़ें दिखा देता हूँ यहाँ से कि विद्युत क्षेत्र में हमें क्या क्या पढ़ना है। और इतना टॉपिक हमारा हो भी चुका था, मतलब हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है जिसको आपने देखा है, तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में विद्युत क्षेत्र की कहानी मैं पूरा डिटेल में पढ़ा दिया हूँ। ये देखिए आपके सामने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शुरू कहाँ से होगा, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, हाँ सर हो गया। फिर विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं, मैंने वो भी पढ़ा दिया। याद रखिएगा माइकल फैराडे का नाम, ये देख लो, विद्युत बल रेखा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, विद्युत माइकल फैराडे ने, याद रखिएगा। फिर विद्युत बल रेखा की विशेषता जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विद्युत बल रेखा की विशेषता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये सारे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। मार्केट में जाके आप इसको जीरोक्स करवा सकते हैं और बेहतर वे में आप नोट्स पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये सेम पीपीटी जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहेगा, बस क्लास लेक्चर के समाप्त होने पर। आगे चलते हैं, विद्युत बल रेखा की दिशा पढ़ा चुका हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। क्वेश्चन ये मैंने बताया था, ये भी हो चुका है। डायरेक्शन कैसे है मैंने ये भी बता दिया। आगे हम बात करते हैं, यहाँ से हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या क्या हमें पढ़ना है, कहानी शुभारंभ करता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर तीव्रता ज्ञात करना, और इसकी भी स्लाइड हमारी बनी हुई है, याद करिए। ये हेडिंग हमारी आ गई आपके सामने। यहाँ से चीज़ें मैं कोरिलेट करना शुरू करूँगा, और बिल्कुल यहाँ पर हम एक छोटा सा अब एक काम करने जा रहे हैं, दैट इज़ दिस। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक थोड़ा सा दूसरे वे में। तो ये हेडिंग आप लगा लीजिए, बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हेडिंग पहला डेरिवेशन है, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन। यहाँ से हमारी क्लास शुरू हो रही है, तो इस क्लास के लिए हमें एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला हेडिंग है कि किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी। बिंदु आवेश के कारण व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पहले कॉन्सेप्ट को समझना, बहुत पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। हमने ये जान लिया कि जब एक धनावेश रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। हमने आपको ये पढ़ा दिया है कि धनावेश क्या बनाता है, बल रेखा,
और ऋणावेश भी क्या बनाती है, बल रेखा। ये देखिए, चलिए, तो धनावेश और ऋणावेश ऐसी बल रेखा बनाती है, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन आप अपने माइंड से पूछो, एक बार अपने तहे दिल से पूछो कि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, क्या आप जानते हैं? इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इस आवेश की जो विद्युत क्षेत्र है, इसका परिमाण क्या आप जानते हैं? परिमाण, क्या आपको इसका परिमाण पता है? नहीं पता है ना। तो इसीलिए हम पढ़ने वाले हैं कि जब हमारे नेचर में, जब हमारे सराउंडिंग में धनावेश रखा हो, तो धनावेश के कारण आर दूरी पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, यही हम पढ़ने चल रहे हैं। इस धनावेश के कारण आर दूरी पर तीव्रता क्या होगा, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अब अपने स्लाइड को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम थोड़ा दूसरे वे में चीज़ें आपको बताने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला हेडिंग था, जो पहला डेरिवेशन था, वो हमारा हो चुका है। इट मीन्स पहले टॉपिक को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट आपके सामने करने वाले हैं और फिर चीज़ों को समझने वाले हैं। चलिए फर्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर एंड टॉपिक इज दिस। बिंदु आवेश के कारण, थोड़ा सा अभी दिक्कत होगा राइटिंग का, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर तीव्रता, ये हमारा पहला हेडिंग था। इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के क्लासेस में, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट हेडिंग था। ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चलिए सही है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग है बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम इसमें करते क्या है, आइए कॉन्सेप्ट के साथ आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप एक आवेश रखोगे छोटा सा, ये है प्लस क्यू, ठीक है। ये हमने एक आवेश रख दिया, माना कोई आवेश रखा गया दैट इज क्यू, और इससे हमें आर दूरी पर, इससे हमें आर दूरी पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करना है, यही आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस आवेश के कारण। तो देखो इस केस में हम करते क्या है, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि जब भी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना हो, जब भी कभी आपको बिंदु आवेश के कारण तीव्रता निकालना हो, तो एक कॉन्सेप्ट याद कर लो, एक कॉन्सेप्ट याद रख लो। प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, मैं यहाँ पर प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आवेश रखते हैं। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आवेश को रखो, ठीक, आवेश को रखो, ये पहला स्टेप है। चाहे पॉजिटिव चार्ज लो और चाहे निगेटिव चार्ज लो, ये आपका पहला स्टेप है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है, पहले उसको रखो। हाँ सर रख दिया, मैंने क्या लिया है, प्लस क्यू चार्ज लिया, ठीक, मैंने रख दिया। अब क्या करोगे, अब इसके बाद अगला स्टेप है कि परीक्षण आवेश को इसके आसपास ले जाओ। मतलब किसको ले जाओ, परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को प्लस क्यू या माइनस क्यू के पास रख देते हैं, रख देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक। और अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, और तीसरा चीज, अब हम विद्युत बल का मान निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे हमने परीक्षण आवेश को रखा तो विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल का अब हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे, विद्युत बल का मान निकालेंगे।
और फाइनली अपने मेन फार्मूले में रख देंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो ये आपको 4 स्टेप करना है। अब इसको भी थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं ताकि ये चीज़ें भी आपको विजिबल हों बढ़िया से, ठीक है। चलिए यहाँ पे बिल्कुल सही है, साइड में मैं कर दे रहा हूँ। तो फाइनली हमने क्या कहा कि सबसे पहले आवेश रखो, ये देखो हमने प्लस क्यू लिया है, फिर परीक्षण आवेश को रखो। अब देखो हम करेंगे क्या कि कहीं से भी उठा करके परीक्षण आवेश को यहाँ पर रख देंगे। तो अब हम परीक्षण आवेश को रखने जा रहे हैं, दिस इज द टेस्ट चार्ज। अब हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे सराउंडिंग में, क्योंकि प्लस आवेश के कारण हम किसको रखने जा रहे हैं, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जिस बिंदु पर निकालना है वहां पर क्या रख दो, परीक्षण आवेश। ये हमने रख दिया परीक्षण आवेश। एक एक लाइन आप समझते हो। देखो हमने क्या कहा, सबसे पहले मूल आवेश रखो, ये मूल आवेश है, सबसे पहले मूल आवेश रखो, फंडामेंटल चार्ज दैट इज दिस। अब मूल आवेश रखो, या तो धन उसकी प्रकृति होगी या तो ऋण उसकी प्रकृति होगी। हाँ सर, यहाँ तक मजा आया, समझ में आया। फिर हम बात करेंगे कि परीक्षण आवेश को रखो। तो परीक्षण आवेश को इसके आसपास हमने रख दिया, दिस इज द टेस्ट चार्ज, दिस इज द टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज जैसे रखे तो हम पढ़े हैं कूलम्बियन लॉ, हम पढ़े हैं कूलम्बियन लॉ। ये रहा मूल आवेश, ये है तुम्हारा मूल आवेश, ठीक है, और ये है तुम्हारा परीक्षण आवेश। तो मूल आवेश और परीक्षण आवेश जरा देखना, मूल आवेश और परीक्षण आवेश के बीच की दूरी क्या दिया है, आर दिया है। तो क्या यहाँ बल लगेगा, अरे हाँ सर कूलाम का नियम, अरे हाँ सर यहाँ पर कूलाम का नियम लग जाएगा। अभी आपने पढ़ाया था कि जब दो आवेश पास पास होते हैं तो कौन सा नियम लगता है, यहाँ पर कूलाम का नियम लग जाएगा, यहाँ पर कूलाम का नियम लग जाएगा। और हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू स्मॉल के एंड क्यू, स्मॉल के बाद क्यू, और चार्ज है क्यू नॉट डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये एज्यूम कर लो, बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, एकदम बच्चों के जैसे कि इंटर के बच्चे को कोई इतना आसान से क्या पढ़ाता होगा। चीज़ें समझो, चीज़ें कॉन्सेप्ट को फील करो, एकदम जहन में बस जाए। सबसे पहले मूल आवेश रखो, हाँ सर, इसके कारण जहाँ तीव्रता निकालना है वहाँ पे किसको रखोगे, परीक्षण आवेश को। जैसे परीक्षण आवेश को रखे तुम, जैसे परीक्षण आवेश को रखोगे तुरंत यहाँ फोर्स लगने लगेगा, दैट इज कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये देखो लग गया बल, यही तो बल लगेगा ना। अब जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, इस स्लाइड को आप लिख लो, तो मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। इस स्लाइड को आप लिख लो तो मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें जगह चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अभी राइटिंग सही नहीं है इसीलिए हम लोग बड़ा लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है F अपॉन क्यू नॉट। हमने परिभाषा आपको पढ़ाया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा होती है एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। और कौन सा बल, विद्युत बल, क्योंकि यहाँ पर कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो कहानी क्लियर। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, क्या कहलाता है, तीव्रता। तो अब देखो हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। तो बाई ये मेन फंडामेंटल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं, ठीक है, और बराबर फोर्स की वैल्यू क्या है जरा देखना, के है, कैपिटल क्यू है, क्यू नॉट है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर है। और इस पूरे डाटा को हम डिवाइड कर रहे हैं क्यू नॉट से।
यही तो कर रहे हैं ना, जरा देखो। फोर्स की वैल्यू उठा के रख दिए, ये देखो फोर्स की वैल्यू, ओ सॉरी यहाँ नहीं, हमने क्या किया, फोर्स की वैल्यू ये देखो उठा के रख दिया ऊपर साइड, ये देखिए फोर्स की वैल्यू हमने ऊपर रख दिया, ठीक है, और नीचे हमने परीक्षण आवेश रखा, देखो अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पर होगा क्या कि वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। और जैसा कि आप पढ़े भी हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये होती है स्मॉल के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगली स्लाइड में एक बार यही बातें मैं और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आइए फिर से आपको समझाता हूँ एक बार और। अभी जो हमने सीखा, मैंने ये कहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। आइए कॉन्सेप्ट को, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया एक स्मॉल प्लस क्यू, अब देखना मैंने स्मॉल लिया, ये स्मॉल क्यू, तो रूल क्या कहता है कि इसके कारण हमें आर दूरी पर निकालना है, आर दूरी पर। तो ये हमने एज्यूम किया कि ये प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर तीव्रता निकालना है। तो आपका पहला काम होगा, आपका पहला काम होगा जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है, जिस बाह्य बिंदु पर क्षेत्र निकालना है, इसको मैं लिख दे रहा हूं बिंदु P। जिस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालना है वहां पर हम क्या रखेंगे, सबसे पहला काम परीक्षण आवेश को रख दो। क्या रखोगे, परीक्षण आवेश को रख दो, परीक्षण आवेश को रख दो। हाँ सर, परीक्षण आवेश को रख दिए। जैसे परीक्षण आवेश यहाँ आएगा तो फोर्स लगने लगेगा। कैसे, ये है प्लस क्यू, ये है क्यू नॉट परीक्षण, बीच की दूरी आर, तो लग गया यहाँ पे कूलम्बियन लॉ। तो आप बल का मान निकालो, पहला स्टेप आपका हमेशा क्या होगा, बल का मान। तो बल का मान यहाँ पर है के स्मॉल क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा बल। और इस बल को मेन इक्वेशन में रख दो। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट से। ये तो मैंने भी पढ़ाया है ना, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। तो ये वाली वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट कर दो, स्मॉल के स्मॉल क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इस पूरे डाटा को हम भाग दे देंगे किससे, क्यू नॉट से, क्यू नॉट से। तुरंत हमारा जो आंसर है वो फाइनली आ गया। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम डिफाइन करना चाह रहे थे ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। सेम यही फॉर्मूला हम पिछले स्लाइड पर आए, सेम यही फॉर्मूला, बहुत ध्यान समझना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, चाहे हमारा कैपिटल क्यू हो, ये देखो ये देखो, चाहे कैपिटल क्यू हो या फिर स्मॉल क्यू हो और या फिर माइनस क्यू हो, देखो मैं और लिख दे रहा हूँ, माइनस क्यू हो, माइनस ऑफ स्मॉल क्यू हो, इन ऑल केसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक ही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे माना कि ये है हमारा मूल बिंदु, आइए आपको समझाते हैं, ये है हमारा मूल बिंदु, ये है हमारा मूल बिंदु, और इस मूल बिंदु पर प्लस क्यू रखा है, माइनस क्यू रखा है, प्लस स्मॉल क्यू रखा है, माइनस ऑफ स्मॉल क्यू रखा है, इतने आवेश रखे, कुछ भी मान लो। और एग्जांपल, +2 माइक्रो कूलाम रखा है, -2 माइक्रो कूलाम रखा है, जो तुमको एज्यूम करना हो।
प्लस ऑफ 6 माइक्रो कूलम रखा है, इतने आवेश मैंने मान लिया, ठीक। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से r दूरी पर तीव्रता क्या होगा, ये मूल बिंदु से, इस मूल बिंदु से r दूरी पर तीव्रता क्या होगी, इस मूल बिंदु से r दूरी पर तीव्रता क्या होगी। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है। ये आपका है फॉर्मूला, इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द डेरिवेशन। अब यहाँ पर भी नोट करके एक बात लिख दो, नोट करके एक बात लिख दो, चाहे कूलाम का नियम हो, कूलाम का नियम, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं इसीलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, चाहे कूलाम का नियम हो या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, बहुत क्लियर सुनिएगा, चाहे हमारा कूलाम का नियम हो, चाहे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, इन ऑल केसेस आवेश का चिन्ह नहीं रखते, याद रखिएगा, आवेश का चिन्ह नहीं रखते, चिन्ह मतलब समझते हैं ना, नेचर, प्रकृति नहीं रखते, आवेश का चिन्ह फॉर्मूले में नहीं रखते हैं। इट मीन्स ये जो प्लस लगा होता है, ये जो माइनस लगा होता है, इसको नहीं रखते हैं, बात समझे। देखो सिर्फ परिमाण रखते हैं, हम लोग क्या रखते हैं, आवेश का परिमाण रखते हैं, आवेश का परिमाण रखते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पे हमारा एक डेरिवेशन समाप्त, एक डेरिवेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ये छोटा सा डेरिवेशन आप याद रखिएगा, छोटा सा पॉइंट आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं, उम्मीद करता हूँ कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद जो हमारा अगला डेरिवेशन है वो है वृत्ताकार वलय। जो हमारा अगला डेरिवेशन है ये है हमारा वृत्ताकार वलय। थोड़ा सा डेरिवेशन लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं एक आसान सा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा देता हूँ। चलिए अगले स्लाइड पर हम चलते हैं। बहुत छोटा सा बिल्कुल कॉन्सेप्ट है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, आइए एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज के छोटे से क्लास में हम इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट समाप्त कर देंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हम लोग कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो बहुत ध्यान समझना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्या, अगर हम एक प्लस आवेश को पकड़ करके और एक माइनस आवेश को पकड़ करके कुछ दूरी पर रख दें, यही हमारा कहलाता है डाइपोल। पहले सुनते जाना, कुछ लोग बीच में कूदने लगते हैं, बीच में टपर टपर नहीं करना है, सुनते रहो। विद्युत द्विध्रुव का मतलब है इलेक्ट्रिक, ध्यान से समझना, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत का जन्म कैसे होता है, तोड़ तोड़ कर पढ़ा रहा हूं। इलेक्ट्रिक, विद्युत का जन्म किससे होता है, आवेश से। हाँ सर आप ही तो पढ़ाए थे पहली बार, हाँ हम ही पढ़ाए थे। और द्विध्रुव का मतलब है दो ध्रुव, दो ध्रुव, दो ध्रुव। तो ये जरा समझो, एक तरफ है प्लस चार्ज और एक तरफ है माइनस चार्ज, ये होता है द्विध्रुव। लेकिन एक कंडीशन है, अगर यहाँ पर तुमने प्लस क्यू लिया तो यहाँ पर भी तुमको क्यू ही लेना पड़ेगा, मतलब परिमाण सेम होना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय होता है जहाँ पर दो आवेश को, ये देखो मैं बना रहा हूँ, एक तरफ है प्लस क्यू, एक तरफ है माइनस क्यू, और दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है, दैट इज 12। यही है तुम्हारा विद्युत द्विध्रुव। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, द्विध्रुव के लिए इसको और छोटा कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
देखो जो बातें हमने लिखा ये हमारा स्लाइड साइड में चला गया, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। यही है डिजिटल बोर्ड का कमाल, छोटा लिखो बड़ा लिखो सब साइड में होगा। इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, विद्युत का मतलब आवेश, और द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कंडीशन फॉर डाइपोल, कंडीशन फॉर डाइपोल। तो पहली कंडीशन है आवेश का परिमाण समान होना चाहिए, बहुत क्लियर याद रखिएगा, आवेश का परिमाण समान होना चाहिए, आवेश का परिमाण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, बस जो नेचर ऑफ चार्ज है ये कैसा होना चाहिए, विपरीत। और दोनों आवेश मतलब लिख दें दोनों बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेश कुछ दूरी पर रखे हों, कुछ दूरी पर, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ दूरी पर रखे हों, ये कंपलसरी कॉन्सेप्ट है। इतना अगर आपने फॉलो कर लिया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को फिर कोई बदलने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं काम तो फिर इसको कोई हटाने वाला नहीं है, मतलब ये डाइपोल ऐसे ही रहेगा। कंडीशंस फॉर डाइपोल, तो पहला कंडीशन है आवेश का परिमाण समान होना चाहिए। परिमाण का मतलब है अगर एक कोने पर Q है तो दूसरे कोने पर भी Q होगा, बात समझे। इस पर आप देख लीजिए, मैं अभी अगले स्लाइड में लिख कर दिखा रहा हूँ। आवेश का परिमाण समान होना चाहिए, प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, और दोनों आवेश कुछ दूरी पर हो। आइए इसको बाई स्लाइड समझते हैं। देखो कहने का मतलब था कि अगर हमने एक तरफ रखा Q तो दूसरी भी तरफ होगा Q, एक तरफ है प्लस तो दूसरी तरफ होगा माइनस, और ये बीच की दूरी बहुत पास होना चाहिए। ज़्यादा दूर रख दोगे तो फिर ये डाइपोल नहीं रह जाएगा। तो यही हमारा डायग्राम था, यही हमारा डायग्राम था। और उदाहरण समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने एक तरफ लिया प्लस Q, एक तरफ हमने लिया माइनस Q, दोनों आवेश का परिमाण समान है और ये कुछ दूरी पर रखे गए हैं। तो ये बीच की दूरी जैसे मैंने मान लिया 50 सेंटीमीटर। तो यही हमने कहा है आवेश का परिमाण समान होना चाहिए और प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम एक और आपको चीज़ें बताते हैं। लेट सपोज ये एक डाइपोल है, यहाँ पर रखा है +16, यहाँ पर रखा है -16, ये है कूलाम, ये है कूलाम, और बीच की दूरी है 2 मीटर। तो ये डाइपोल है, यही कहानी। परिमाण का मतलब है ये 16 तो ये भी 16, और एक तरफ प्लस तो दूसरी तरफ माइनस। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो ये डाइपोल है, तो डाइपोल का मतलब होता है अगर मैंने यहाँ रखा +5 तो इधर भी होगा -5, और बीच की दूरी आप कुछ भी ले लो, बस पास होना चाहिए, बहुत दूर नहीं, पता चले आवेश बहुत दूर दूर। तो अब एक सवाल बताता हूँ जो नहीं लेना है। मान लो हमने यहाँ रखा +Q लेकिन यहाँ हमने रख दिया -2Q, क्या ये अब द्विध्रुव है? तो आप जवाब देना ये द्विध्रुव नहीं है। बीच की दूरी 2L है, एक आवेश Q है, दूसरा आवेश -Q है, लेकिन परिमाण अलग है। देख रहे हो परिमाण, एक जगह Q परिमाण है तो दूसरी जगह 2Q परिमाण है। तो क्या ये विद्युत द्विध्रुव होगा? नहीं होगा, याद रख लेना। पिछली स्लाइड में आओ, देखो पिछली स्लाइड में देखो क्या लिखा है, आवेश का परिमाण समान होना चाहिए। परिमाण, द वैल्यू ऑफ चार्ज इज रिमेन्स कांस्टेंट। प्रकृति कैसा होना चाहिए? विपरीत, और दोनों आवेश कुछ दूरी पर होने चाहिए, ठीक है। तो वही हमने लिखा। एक और उदाहरण लेता हूँ, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इट मीन्स समझने का कॉन्सेप्ट है बस, और क्या। एक और उदाहरण लेते हैं। ये है +Q, ये है +Q, और बीच की दूरी है R। क्या ये द्विध्रुव होगा? तो आप जवाब दोगे नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है।
एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर है -2 कूलाम, यहाँ पर है +8 कूलाम। क्या ये द्विध्रुव होगा? तो आप जवाब दोगे द्विध्रुव नहीं होगा। तो अब परिभाषा बोल देता हूँ, बहुत छोटा सा पॉइंट है, पीपीटी में ये भी आपको मिल जाएंगी चीज़ें। तो विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जहाँ पर हम दो बिंदु आवेश को, जो कि परिमाण में समान हैं, प्रकृति में विपरीत हैं, इन्हें कुछ दूरी पर रख देते हैं, तो ऐसा निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। चलिए, विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा शॉर्ट में लिख लेते हैं। तो परिभाषा किसकी? विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। तो दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश जो परिमाण ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड, दो बिंदु आवेश जो परिमाण में समान तथा प्रकृति मतलब नेचर ऑफ चार्ज। प्रकृति का मतलब नेचर ऑफ चार्ज, तथा प्रकृति में विपरीत हो, प्रकृति में क्या हो? विपरीत हो। दो बिंदु आवेश जो परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत हों, ऐसे निकाय को यदि कुछ दूरी पर रख दें, रख दें तो यह द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बातें क्लियर हुई? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। धीरे धीरे लिखते लिखते राइटिंग भी सुधर जाएगी इस डिजिटल बोर्ड पर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट परिभाषा है। परिभाषा, इसके बारे में हम परिभाषा के बारे में बात कर लिए। अब आपको एक बात और बताएं, विद्युत द्विध्रुव का कहानी हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट होता है कि विद्युत द्विध्रुव से संबंधित तो चीज़ें हमने समझ लिया। अब विद्युत द्विध्रुव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आइए ये भी पढ़ लेते हैं। छोटा सा बेसिक कहानी है, यहीं पर अपने क्लासेस को क्या करेंगे, रोकेंगे। विद्युत द्विध्रुव, तो विद्युत द्विध्रुव को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि मैं यहीं पर चाहूँ तो लिख सकता हूँ। आइए थोड़ा सा इसी में हम चीज़ों को समराइज करते हैं और फिर लिखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करके, चलिए सारी चीज़ें बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही है, कोई पॉइंट में समस्या नहीं है। तो ये हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ लिया।
अब छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, जो विद्युत द्विध्रुव होता है इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ हमेशा प्लस क्यू होगा, दूसरी तरफ हमेशा माइनस क्यू होगा, बीच की दूरी हमेशा क्या लोगे, 2l लोगे, ठीक है। अब रिमेंबरिंग कॉन्सेप्ट ये है, रिमेंबरिंग कॉन्सेप्ट ये है कि विद्युत द्विध्रुव को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर होता है Q इंटू 2l। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। देखो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे यहाँ तक ये सिर्फ और सिर्फ द्विध्रुव था, डाईपोल था। ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ डाईपोल था। बहुत क्लियर समझना, बहुत क्लियर समझना। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट कि दो आवेश लेते हैं, बिंदु आवेश लेते हैं, परिमाण में समान लेते हैं, प्रकृति में विपरीत लेते हैं, कुछ दूरी पर रखते हैं, ये पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ क्या थी, डाईपोल। लेकिन जैसे तुम P का फॉर्मूला लिख देते हो, P का फॉर्मूला, ये P का फॉर्मूला Q इंटू 2l, तो ये कहानी कहलाती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या कहलाने लगता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बात समझ में आई। तो ये डिफरेंस है। आपसे पूछेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो आप गलत सलत करके चले आओगे, लेकिन अब गलत मत करना, अब मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। P का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, याद रख लेना। P का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है कि किसी एक आवेश का परिमाण रख दो, इसी में ऐड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, कोई समस्या नहीं है बिल्कुल भी, इसी में हम ऐड कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है ये वाला कॉन्सेप्ट कि किसी एक आवेश का परिमाण ले लो, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण ले लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो बीच की दूरी से, बीच की दूरी से, बीच की दूरी से। और जैसे तुम ये काम करोगे डाइपोल मिल जाएगा। तो देखो P कहाँ से आया, P बराबर होता है कोई एक आवेश, तो ये रहा Q, और बीच की दूरी हम एज्यूम क्या करते हैं, 2l, तो P बराबर क्या बन गया फॉर्मूला, Q इंटू 2l। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहता है किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये भी परिभाषा आप लिख लीजिए क्या है। अब अभी तक हमने डाइपोल पढ़ा था, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसके बारे में पढ़ने जा रहा है। तो ये क्या कहता है, आइए, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, दोनों बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी, दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी का गुणनफल, का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दोनों का गुणनफल ही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। और यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, ये याद रख लेना P,
और P बराबर होता है किसी एक आवेश का परिमाण Q मल्टीप्लाइड बाई 2L। तो 2L है बीच की दूरी, ये देखो 2L है हमारा बीच की दूरी और Q है आवेश का परिमाण, ठीक है, Q है हमारा आवेश का परिमाण। कॉन्सेप्ट क्लियर, याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट याद रखना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो सदिश राशि है। अब कहोगे सर ये अगर ये सदिश राशि है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन याद रख लो निगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छे से रुको, लिख दे अच्छे से। इसका डायरेक्शन जो होता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ निगेटिव टू पॉजिटिव, याद रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ P is negative charge to positive, negative charge to पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये डायरेक्शन होता है। तो कैसे इसको लिखेंगे आइए देखते हैं। ये है प्लस Q, ये है माइनस Q, बीच की दूरी है 2L। तो जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ये देखो ये मैंने डायरेक्शन एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है, ठीक है। ये काहे का डायरेक्शन है भैया, ये काहे का डायरेक्शन है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, ये देखो, ठीक है, P वेक्टर विद्युत द्विध्रुव। पूरा हमारा आज की क्लास का स्लाइड समाप्त होता है। देखो बहुत टेक्निकल वे में पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे टीचर इस वे में भी पढ़ाते हैं कि बच्चे को समझ ही नहीं आता है। थोड़ा टेक्निकल वे में चल रहा हूँ, क्यों, हमारा कॉन्सेप्ट है सारे पढ़ने तो सभी टॉपिक को हैं। आइए अब आपको थोड़ा तरीके से एक चीज़ और दिखाते हैं। चलिए देखिए, बहुत तरीके से हमें पढ़ना है, बहुत तरीके से हमें पढ़ना है। हमने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्टार्ट किया था, फिर हमने ये बल रेखा विद्युत क्षेत्र से संबंधित पढ़ा, फिर अगला हमने विद्युत बल रेखा की विशेषताओं के बारे में जाना, ये विशेषताएं, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ाया। अब मैं आपको सीधा दिखाता हूँ ये स्लाइड। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है कि जो बिंदु आवेश है, ये देखो बिंदु आवेश, ये हमने पढ़ा दिया। विद्युत क्षेत्र में क्या क्या पढ़ना है, तो आज के क्लास में हमने ये पढ़ा दिया था कि बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर तीव्रता निकालना, ठीक है। और इसके बाद टॉपिक हार्ड ना हो तो मैंने डाइपोल का टॉपिक पढ़ा दिया। ये देखो ये दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं, डाइपोल में पढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब था कि अगर हम दूसरा डेरिवेशन पढ़ते, ये वाला थोड़ा सा देखो, अगर हम ये डेरिवेशन पढ़ते, ये रेड वाला जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये सेकंड नंबर, दूसरा नंबर वाला डेरिवेशन, अगर हम इस डेरिवेशन को आज के क्लास में पढ़ा देते ना तो आप मेरी क्लास छोड़ के भाग जाते। इन द सेंस क्यों, हार्ड डेरिवेशन है ये वाला डेरिवेशन, तुम्हारा हार्ड डेरिवेशन है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, हार्ड डेरिवेशन है, इसीलिए हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया। तो बहुत तरीके से हम चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, बहुत तरीके से चीज़ों को हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ बेस्ट है, बेहतर है। तो आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखा, एक बार इधर भी हम लोग नज़र डाल लेते हैं। पहली स्लाइड से ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वैसे ही मिल जाएगी पीपीटी के फॉर्मेट में। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ये पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालते हैं, कॉन्सेप्ट हमने समझा, फॉर्मूला हमने ये समझाया। अगली स्लाइड में हमने जाना, फिर से इसको प्रैक्टिस किया कैसे निकालते, ये प्रैक्टिस हमने किया। अगले स्लाइड में फिर हमने पढ़ा सेम चीज़ों को, ये सम वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस। कूलाम का नियम हो, विद्युत क्षेत्र हो, हमेशा हम चिन्ह को कभी नहीं रखते हैं, याद रखिएगा, चिन्ह कभी नहीं रखा जाता है। फॉर्मूला होता है KQ/R²। अगले स्लाइड में हमने देखा कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टू डाइपोल ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्ज। It is the system of 2 point charge which have same magnitude but opposite nature.
डाइपोल के बारे में पढ़ा। डाइपोल से संबंधित हमने क्या पढ़ा कि परिमाण समान होना चाहिए, प्रकृति विपरीत होना चाहिए और दोनों का बिंदु आवेश कुछ दूरी पर रखे होने चाहिए। फिर हमने डाइपोल कैसे कैसे होते हैं ये एज अ क्वेश्चन समझा। फिर हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में परिभाषा लिखा, ये देखो परिभाषा हमने लिखा पूरा डिटेल में। और फिर हमने आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा पढ़ा दिया, ये देखो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, ठीक है। और यहाँ पर विद डायरेक्शन हमने समझा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहतरीन वे में समझ में आई होंगी। जितनी बातें ये मैं आपको देख रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, पूरा पीपीटी के फॉर्मेट में रहेगा, हमारे पढ़ाए गए व्हाइट बोर्ड के फॉर्मेट में। ये आपको साइड में दिख रहा है हमारी स्लाइड, ये स्लाइड दिख रही है, सेम ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा बिल्कुल सेम फॉर्मेट में, जैसे जैसे मैं लिखा हूँ सेम फॉर्मेट में आपको गूगल पर मिल जाएगा, इट मीन्स यूट्यूब के हमारे डिस्क्रिप्शन में। आज की क्लासेस को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास पर नए क्लास के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे, बेहतर वे में चीज़ों को पढ़ते चलिए। को पढ़ते चलिए, मिलेंगे अपने अगली क्लास पर। धन्यवाद आप सभी का।